आप सभी को सादर नमो बुधाय जय भीम। हाल ही में बोधि फाउंडेशन द्वारा सूरतगढ़ में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें लड़कों के लिए हॉस्टल की सुविधा और लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा उनके द्वारा प्रदान की जा रही है। इसकी सूचना आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त हुई होगी। फिर भी आपके मन में शंकाएं हैं कि इस विज्ञप्ति के अनुसार कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कैसे भर सकता है। इस सभी शंकाओं को दूर करने के लिए आज हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं और शुरू से लेकर अंत तक फॉर्म सबमिट करने तक की पूरी संपूर्ण जानकारी व्यवस्थित ढंग से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आप अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम ओपन करें। उसके बाद बोधि फाउंडेशन की वेबसाइट है बोधि फाउंडेशन raj.org। ये टाइप करने के बाद सर्च करें। जब आप ये वेबसाइट सर्च करोगे तो ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें सर्वप्रथम होम, अबाउट अस, उसके बाद जो स्टूडेंट कॉर्नर ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर बॉयज हॉस्टल, एप्लीकेशन फॉर गर्ल्स स्कॉलरशिप, रिजल्ट, नोटिफिकेशन और डाउनलोड, ये इतने ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें आपको नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये नोटिफिकेशन के क्लिक करने के बाद थोड़ी स्क्रीन नीचे स्क्रॉल करोगे तब आपको विज्ञप्ति दिखाई देगी। बोधि फाउंडेशन महिला छात्रवृत्ति के लिए ये विज्ञप्ति है और इधर बोधि रेजिडेंस बॉयज हॉस्टल के लिए ये विज्ञप्ति अपलोड की गई है। तो आप जिस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो सर्वप्रथम आप ये डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके ये विज्ञप्ति डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इस विज्ञप्ति को पूरी ध्यान से लाइन टू लाइन पूरी पढ़ लें। पूरी पढ़ने के बाद उसके बाद आपको कोई डाउट हो तो हम आगे ये फॉर्म पूरा दिखाएंगे, तो उसमें आप देख सकते हो। ये विज्ञप्ति पढ़ने के बाद आप वापस वेबसाइट पर जाएं और उसके बाद पुनः स्टूडेंट कॉर्नर के अंदर जाएं। स्टूडेंट कॉर्नर में ये एप्लीकेशन फॉर बॉयज हॉस्टल और एप्लीकेशन फॉर गर्ल्स स्कॉलरशिप, तो आप दोनों में से जिसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करें। जैसे मैं एप्लीकेशन फॉर बॉयज हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये दो ऑप्शन हैं, एक रजिस्टर का, एक लॉगिन का। तो आपने पहले अगर आपके नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं, अन्यथा आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे। सर्वप्रथम आप अपना नाम फिल करें, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ये फिल करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जेंडर का, तो आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें। उसके बाद कैटेगरी, इसमें एसटी और एससी जो भी है आपकी अपनी वो सेलेक्ट करें। उसके बाद मेल आईडी भरें। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। के बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आई होगी, तो उस ओटीपी को आप यहाँ डालें। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करें। ये होने के बाद आई एग्री टू द प्राइवेसी पॉलिसी इस पर क्लिक करें और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। इसके बाद ये आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद पुनः आप स्टूडेंट कॉर्नर पर क्लिक करें और जिस एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करें। अब ये अपने सामने पूरा फॉर्म ओपन हो रहा है, तो इसमें सबसे पहला जो पेज अपने सामने ओपन हुआ है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का।
तो इसमें अपनी पूरी पर्सनल डिटेल भरनी है। तो सर्वप्रथम अपना नाम फिल करें, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद आपकी कैटेगरी, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिंगल या मैरिड वो इसमें डालें। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप अगर आप हैं तो यस करें। इसके बाद आप कौन डिसेबिलिटी टाइप हैं वो इसमें फिल करें। उसके बाद डीओबी, अगर ये फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो या नो कर दें, फिर वो ऑप्शन नहीं ओपन होगा। उसके बाद पेरेंट मोबाइल नंबर यहाँ फिल करें। उसके बाद आपकी मेल आईडी यहाँ आ जाएगी। उसके बाद आप अपनी हॉबी फिल करें। उसके बाद ये आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांग रहा है। इसमें आप जेपीजी में, जेपीईजी या पीएनजी इसमें से किसी में भी रख सकते हैं, और मैक्सिमम 100 केबी का फ़ोटो होना चाहिए। और इधर सिग्नेचर है, ये अधिकतम 70 केबी का होना चाहिए। तो ये पहले से ही आप उसको एडिट करके रखें। ये सिग्नेचर अपलोड हो गया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद अपने सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है, जिसमें स्पेशल कैटेगरी ये पेज हैं। तो जो ये 10 कैटेगरी दे रखी है, इनमें से अगर आप किसी एक से संबंधित हैं या अधिक से संबंधित हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। प्रथम कैटेगरी है फादरलेस। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो सर्वप्रथम आपके पिताजी की डेथ कब हुई थी वो इस ऑप्शन में फिल करें। उसके बाद डेथ होने का क्या रीज़न था वो यहाँ फिल करें। इसके बाद अगली कैटेगरी है पेरेंटलेस। अगर आपके माताजी और पिताजी दोनों की डेथ हो रखी है तो आप इस पर क्लिक करें, और पहला जो ऑप्शन है उसमें ईयर ऑफ डेथ यानी उनकी डेथ कब हुई थी वो यहाँ फिल करें, और डेथ होने का क्या रीज़न था वो नेक्स्ट ऑप्शन में फिल करें। नेक्स्ट कैटेगरी है डिसेबल फादर। अगर आपके पिताजी किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त हैं तो आप इस पर क्लिक करें, और उस विकलांगता का जो प्रकार है वो यहाँ इसमें भरें। उसके बाद अगला है कॉग्निटल या पोस्टनेटल, यानी जो आपके पिताजी की विकलांगता है वो जन्मजात है या जन्म के बाद है। अगर जन्मजात है तो आप कॉग्निटल पर क्लिक करें, और अगर जन्म के बाद हैं तो पोस्टनेटल पर क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है फादर सफरिंग फ्रॉम इंक्रीजिबल डिजीज़, यानी किसी विशेष बीमारी से अगर आपके पिताजी ग्रस्त हैं तो आप इस पर क्लिक करें, और आगे दो ऑप्शन ओपन होगा कि टाइप ऑफ डिजीज़, किस प्रकार की डिजीज़ से वो ग्रस्त हैं, बीमारी से, वो आप इसमें लिखें। और उसके बाद कितने साल से इस बीमारी से ग्रस्त हैं वो यहाँ टाइम पीरियड लिखें। उसके बाद फादर इम्प्रिजन फॉर मोर देन 5 ईयर, यानी आपके पिताजी अगर 5 साल से अधिक जेल में हैं तो आप इस पर क्लिक करें, और किस केस से संबंधित वो जेल गए हैं उस केस की डिटेल यहाँ भरें। उसके बाद अगला ऑप्शन है फादर सफरिंग फॉर सीरियस ड्रग एडिक्शन। आपके पिताजी किसी भी प्रकार की ड्रग या नशे में लिप्त हैं तो आप इस पर क्लिक करें, और टाइप ऑफ ड्रग्स यानी किस प्रकार की ड्रग्स से एडिक्शन है तो वो उसका यहाँ नाम लिखें। उसके बाद कितने साल से वो ये ड्रग्स ले रहे हैं तो वो यहाँ टाइम पीरियड भरें। उसके बाद अगला ऑप्शन है मदर डिवोर्स अमेंडेंट लेबर, यानी अगर आपके माताजी या आप स्वयं परित्यक्ता हैं तो आप इस पर क्लिक करें, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिवोर्स या अमेंडेंट फीमेल लेबर, यानी इस प्रकार की महिला पर कितने बच्चे डिपेंडेंट हैं वो उनकी संख्या लिखें। उसके बाद नोमेडिक या नोमेडिक कम्युनिटी,
यानी आप इस प्रकार की खानाबदोश समुदाय से संबंध रखते हैं तो आप उस समुदाय का यहाँ नाम लिखें। उसके बाद अगली कैटेगरी है चिल्ड्रन ऑफ ए फैमिली ऑफ गार्बेज पिकर्स। अगर कचरा बीनने वाली कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं तो आप उस कम्युनिटी का नाम लिखें। उसके बाद अगली कैटेगरी है स्क्रेंजर या डेड एनिमल पिकर्स फैमिली, कम्युनिटी नेम ऑफ द एम्प्लॉय। तो अगर आप के का परिवार अगर मरे हुए पशुओं को उठाने का कार्य कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करके इंटर कम्युनिटी नेम ऑफ द एम्प्लॉय, तो आप इस प्रकार की कम्युनिटी का या नाम फिल करें। उसके बाद नेक्स्ट हैं लैंडलेस लेबर और लैंडलेस फार्मर फैमिली। अगर आपका परिवार भूमिहीन है या भूमिहीन मजदूर हैं तो आप इस पर क्लिक करें और वो किस प्रकार की मजदूरी कर रहे हैं उस काम को यहाँ लिखें। उसके बाद ये लास्ट में लिखा हुआ है नोट, इफ़ दी फैमिली हैव एनी सिंगल परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैंडिडेट्स स्पेशल कैटेगरी विल नॉट बी अप्लीकेबल। अर्थात ये जो ऊपर 10 कैटेगरी दे रखी हैं, अगर आप इसमें से किसी एक कैटेगरी से या अधिक से बिलोंग कर रहे हैं लेकिन आपके परिवार में कोई एक मेंबर सरकारी नौकरी में है तो आप इस कैटेगरी के लिए अप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में से किसी में भी नहीं हैं तो आप यहाँ क्लिक ना करें। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज अपने सामने ओपन हो रहा है, वो है परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। सर्वप्रथम आप अपना घर का एड्रेस यहाँ फिल करें। उसके बाद आप वार्ड नंबर फिल करें। नेक्स्ट लैंडमार्क। उसके बाद आपका जिला भरें यहाँ। उसके बाद तहसील। उसके बाद आप शहर में रह रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, तो अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो अर्बन पर क्लिक करें और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं तो आप रूरल पर क्लिक करें। अगर रूरल पर क्लिक करोगे तो आप आगे नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होगा आपके विलेज का, तो आप अपने गांव का नाम भरें और नेक्स्ट पिन कोड डालें। नेक्स्ट पेज है प्रजेंट एड्रेस, आप वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रजेंट एड्रेस दोनों कॉमन है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करें, तो ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका ये जो प्रजेंट एड्रेस अलग हैं तो आप इस पर क्लिक ना करके यहाँ अपना प्रजेंट एड्रेस फिल कर दें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद नेक्स्ट पेज अपने पास ओपन हुआ है, वो है एजुकेशनल बैकग्राउंड। सर्वप्रथम आपकी सेकेंडरी एजुकेशन की डिटेल भरनी है, तो इसमें टेंथ और टेंथ आपने कहाँ से की है वो इंस्टीट्यूशन यानी कि आप स्कूल का नाम भरें। उसके बाद जो आपने इस स्कूल से 10वीं की है वो किस बोर्ड से थी, सीबीएसई या आरबीएसई, उस बोर्ड का नाम भरें। उसके बाद आपके टेंथ में कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट लिखें यहाँ। उसके बाद पासिंग ईयर, आपने 10वीं कब पास की थी वो सन यहाँ भरें। उसके बाद जो आपने 10वीं की है वो स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में थी या शहरी क्षेत्र में थी वो यहाँ क्लिक करें। उसके बाद 10वीं में अधिकतम कितने मार्क्स के पेपर थे, यानी टोटल मार्क्स कितने थे अधिकतम,
तो 10वीं में जैसे मान लो 600 थे, तो या वो यहाँ भर दिए। उसके बाद मार्क्स ओबिडेंट, यानी आपने अधिकतम मार्क्स में थे कितने ग्रहण किए हैं, वो यहाँ फिल कर दिया। उसके बाद ये परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। नेक्स्ट है ग्रेड या डिवीज़न, तो आप कौन से ग्रेड से पास हुए हैं वो यहाँ भर दें। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी, यानी आपने जो 10वीं की है वो रेगुलर की है, प्राइवेट की है या ओपन स्कूल से की हैं, जहाँ से की हैं वहाँ क्लिक करें। उसके बाद गवर्नमेंट या प्राइवेट, यानी आपकी जो स्कूल थी वो गवर्नमेंट थी या प्राइवेट थी। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कोर्स या डिग्री, यानी आपके जो ये 10th की डिग्री हैं वो कितने टाइम की थी, अगर 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, जितने भी थी वहाँ पे क्लिक करें। और नेक्स्ट अपने पास है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी 12th की डिटेल यहाँ फिल करनी है। तो सबसे पहले वही इंस्टीट्यूशन का नाम फिल करें, उसके बाद बोर्ड नेम, उसके बाद 12th में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो यहाँ फिल करें। उसके बाद पासिंग ईयर आपने 12वीं कब की थी वो सन यहाँ फिल करें। उसके बाद अर्बन या रूरल, जो आपकी 12वीं की स्कूल हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से, तो दोनों में से एक क्लिक करें। उसके बाद 12th में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो यहाँ फिल करें। उसके बाद मार्क्स ओबिडेंट, यानी आपने अधिकतम मार्क्स में थे कितने मार्क्स ग्रहण किए हैं, प्राप्त किए हैं, वो यहाँ फिल करें। उसके बाद ये परसेंटेज आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद आपने 12th कौन से ग्रेड से पास किए हैं वो आप यहाँ फिल करें। उसके बाद नेक्स्ट है मोड ऑफ स्टडी, आपने 12th रेगुलर की हैं, प्राइवेट की हैं या ओपन स्कूल से की हैं, वो आप यहाँ फिल करें। उसके बाद गवर्नमेंट या प्राइवेट, यानी आपका जो संस्थान था 12th का वो प्राइवेट था या गवर्नमेंट था, इस पर क्लिक करें। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कोर्स या डिग्री, यानी 12th जो आपने की हैं वो कितने टाइम की थी, वो 1 साल, 2 साल की जो भी थी वो आप यहाँ फिल करें। उसके बाद आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी हैं तो आप यहाँ प्लस ऐड पे क्लिक करके यहाँ ग्रेजुएशन की पूरी डिटेल भरें, डिग्री, इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, सब्जेक्ट, पासिंग ईयर, अर्बन या रूरल, अधिकतम मार्क्स, आपने अधिकतम मार्क्स में से कितने प्राप्त किए हैं वो मार्क्स ओबिडेंट में फिल करें। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रेड या डिवीज़न, इसमें आपने कौन से ग्रेड से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं वो आप फिल कर दें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने पीजी कर रखी है तो आप यहाँ ऐड पे क्लिक करके ये पोस्ट ग्रेजुएशन की जो भी डिटेल हैं वो आप फिल करें। उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन, आपने ये डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ प्लस ऐड पे क्लिक करके ये डिटेल भरें। इसके अलावा डिप्लोमा एजुकेशन, आपने किसी भी प्रकार का कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ प्लस ऐड पे क्लिक करके इसकी पूरी डिटेल भरें। उसके बाद अदर एजुकेशन, आपने इसके अलावा और कोई डिग्री कर रखी हो तो आप यहाँ प्लस ऐड पे क्लिक करके इस डिटेल को फिल करें। अगर आपने नहीं कर रखी है तो आप इसको रिमूव करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। नेक्स्ट पेज अपने पास ओपन होगा, वो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, यानी आपकी जो एजुकेशन डिटेल हैं वो आपने फिल कर दी, लेकिन इसके अलावा आप जैसे एनसीसी, स्काउट, गेम,
एनएसएस, लिटरेचर, सोशल वर्क, बुक रीडिंग, कल्चर एक्टिविटी या अदर। तो इससे संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट है या इस एक्टिविटीज़ में आप शामिल हो रहे हैं, पहले एजुकेशन जब आपने की थी उस समय आप इन्वॉल्व हुए हैं, आपके पास इससे संबंधित सर्टिफिकेट हैं, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इसके अलावा आपने कोई एक्टिविटी कर रखी है तो आप इस पर क्लिक करके अदर में और उसकी यहाँ डिटेल फिल करें। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद नेक्स्ट पेज है अपने पास, वो है फैमिली डिटेल्स। सर्वप्रथम फादर की डिटेल यहाँ फिल करें। अगर आप फादरलेस हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट है मदर्स डिटेल। अगर आप मदरलेस हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा इसकी डिटेल आप फिल करें। सर्वप्रथम फादर डिटेल में आप पिताजी की कितनी एज है वो एज फिल करें। उसके बाद उनकी एजुकेशन डिटेल, इलिटरेट, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी जो भी उन्होंने कर रखी है वो आप यहाँ फिल करें। उसके बाद ऑक्यूपेशन, यानी आपके पिताजी क्या काम कर रहे हैं, उनका खुद का बिजनेस है, प्राइवेट जॉब है, खुद का काम है या गवर्नमेंट जॉब है या अदर लेबर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स, फैमिली ऑन अदर लैंड्स, फार्मर, फार्मिंग ऑन अदर्स लैंड एज फार्मर, यानी किसी दूसरे की ज़मीन पर मजदूरी कर रहे हैं, या फार्मिंग ऑन ओवन लैंड, यानी खुद की ज़मीन पर कृषि का कार्य करते हैं। जो भी है वो आप यहाँ फिल करें। उसके बाद आपके पिताजी की एनुअल इनकम यानी वार्षिक इनकम आप यहाँ फिल करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फिजिकल हैंडीकैप, यानी आपके पिताजी अगर विकलांगता से ग्रस्त हैं तो आप यस करें, अगर नहीं हैं तो नो करें। नेक्स्ट है मदर डिटेल्स, ये फादर के समान ही है, यानी सर्वप्रथम आप इसमें एज फिल करें आपके माताजी की। उसके बाद उनके एजुकेशन डिटेल फिल करें। उसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन, यानी वो का काम करते हैं, उसकी डिटेल फिल करें। उसके बाद आपके माताजी की वार्षिक इनकम कितनी है वो फिल करें। नेक्स्ट है फिजिकल हैंडीकैप, यानी अगर आपके माताजी विकलांग है तो आप यस करें, अन्यथा नो करें। उसके बाद है गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग मदर, फादर, सन, डॉटर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, जो भी है वो आप यहाँ फिल करें। नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन फैमिली, यानी आपके परिवार में कितने लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं, जितने भी हैं वो आप यहाँ संख्या डाल सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट पेज अपने पास ओपन हो रहा है, वो है फैमिली असेट्स, यानी आपके परिवार की संपत्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ फिल करनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है डू यू ओवन लैंड। अगर आपके परिवार के पास खुद की ज़मीन है तो आप यहाँ यस करें, अन्यथा नो करें। यस करने के बाद आपके पास किस प्रकार की ज़मीन है, इरिगेटेड, नॉन इरिगेटेड, कॉमर्शियल या अदर। तो आपके पास जो भी ज़मीन है वो आप यहाँ क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डू यू ओवन ए शॉप, यानी आपके पास
किसी भी प्रकार की शॉप हैं तो आप यहाँ यस करें, अन्यथा नो करें। जब आप यहाँ यस करोगे तो नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होगा, वो है नंबर ऑफ शॉप्स, हाउस या प्लॉट्स। तो आपके पास कितने प्लॉट्स हैं या ऐसे घर जो आपने रेंट्स पे दे रखे हैं या जो दुकान है, तो वो यहाँ आप संख्या भरें। उसके बाद इस दुकान से, रेंटेड हाउस से या प्लॉट से जो भी वार्षिक इनकम हो रही है वो आप यहाँ फिल करें। नेक्स्ट अपने पास ऑप्शन है, वो है रेजिडेंट स्टेटस, यानी आपके पास खुद का घर है या आप किराए के घर में रह रहे हैं या नोमेडिक या माइग्रेट कम्युनिटी, या अर्थात आप किसी भी घुमंतु या खानाबदोश समुदाय से संबंध रखते हैं, तो आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद रेजिडेंट टाइप, यानी आपके पास किस प्रकार का घर है, पक्का है, कच्चा है या पार्शियल पक्का है, जो भी है आप एक पर क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फोर व्हीलर ओनरशिप, यानी आपके घर किसी भी प्रकार का फोर व्हीलर है तो आप यस करें, अन्यथा नो करें। यस करने के बाद नेक्स्ट पेज ऑप्शन ओपन होगा, वो है व्हीकल टाइप, यानी जो फोर व्हीलर हैं वो कार हैं, जीप हैं, ट्रैक्टर हैं, जेसीबी हैं, बस हैं, पिकअप हैं या अदर कोई हैं, वो आप फिल करें। उसके बाद नंबर ऑफ फोर व्हीलर व्हीकल्स, यानी आपके घर में कितने फोर व्हीलर हैं वो आप यहाँ संख्या भरें और इनसे होने वाली वार्षिक इनकम है वो आप यहाँ फिल करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टू व्हीलर्स ओनरशिप, यानी आपके घर टू व्हीलर्स बाइक हैं तो आप यस करें, अन्यथा नो करें। और नेक्स्ट ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर, अगर आपके घर में हैं तो आप यस करें, अन्यथा नो करें। एयर कूलर, एयर कंडीशनर, अगर आपके घर में एसी हैं तो आप यस करें, अन्यथा नो करें। उसके बाद है कूलर, अगर आपके घर में कूलर हैं तो आप यस पे क्लिक करें, नहीं तो नो पे क्लिक करें। उसके बाद इनसे संबंधित जो आपकी वार्षिक इनकम है, जो आपने संपत्ति ऊपर फिल की है, वो टोटल आप यहाँ फिल करें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद नेक्स्ट पेज अपने पास ओपन होगा, वो है कैरियर एस्पिरेंट्स। इसमें पहला ऑप्शन है व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ, यानी आपके लाइफ का क्या गोल है वो आप यहाँ फिल करें। अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, टीचर बनना चाह रहे हैं या अदर कोई काम करना चाह रहे हैं, जो भी आपका लक्ष्य है आपने तय कर रखा है वो आप यहाँ फिल करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर विच यू वांट हॉस्टल या स्कॉलरशिप फैसिलिटी, जो आप ये फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो किस पर्पज़ से करना चाह रहे हैं, अर्थात आप जिस कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं यहाँ रह के, वो आप यहाँ फिल करें। उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन, जो इस ऑप्शन में आपने ये क्लिक किया है कि मैं बैंकिंग की तैयारी करना चाह रहा हूँ या टीचर की तैयारी करना चाह रहा हूँ या आरएस की तैयारी करना चाह रहा हूँ, तो वो कितने समय में कंप्लीट होगी वो आप यहाँ मंथ में भरें। इसमें 1 साल हैं तो आप 12 महीने पर क्लिक करें। उसके बाद 2 साल हैं तो 24 मंथ पर, और अगर 3 साल का जो आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप 36 मंथ पर क्लिक करें। उसके बाद हैं विल यू स्टडी फॉर एनी फॉर्मल डिग्री एलोंग विद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन,
यानी आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इसके साथ आप किसी भी प्रकार की रेगुलर डिग्री या प्राइवेट डिग्री जैसे एमए बीए अगर आपकी चल रही है या आप यहाँ रह के करना चाहोगे तो आप यस करें। अगर आप यहाँ यस करोगे तो नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होगा, वो है टाइप ऑफ डिग्री, यानी आप किस प्रकार की डिग्री करना चाह रहे हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी या इक्विवेलेंट, जो भी हैं आप यहाँ भरें। उसके बाद नेम ऑफ डिग्री, यानी आप किस जो डिग्री करना चाह रहे हैं उस डिग्री का यहाँ नाम फिल करें। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ डिग्री, जो आपने यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ में जो डिग्री करना चाह रहे हैं उस डिग्री में कौन सा सब्जेक्ट है वो आप फिल करें। उसके बाद डिग्री ड्यूरेशन, यानी जो आप डिग्री करोगे वो कितने टाइम की होगी, वो है 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर। उसके बाद नेक्स्ट है अकाउंट नंबर, तो आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ फिल करें। उसके बाद बैंक नेम, उसके बाद बैंक ब्रांच, उसके बाद आईएफएससी कोड। ये फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। यानी मैं घोषणा करता हूँ कि आई हैव स्टडीड द एडमिशन रूल एंड रेगुलेशन एंड एडवर्टाइजमेंट केयरफुली, आई एग्री टू दिस, यानी मैंने प्रवेश नियमों, विनियमों और विज्ञापन का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, मैं इनसे सहमत हूँ। आपने जब शुरुआत में विज्ञप्ति पूरी पढ़ ली होगी तो उसमें जो भी फाउंडेशन के रूल और रेगुलेशन थे वो उसमें आपने पढ़े होंगे। तो अगर आप उन सब से सहमत हैं तो इस पर आप क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ आई गेट एडमिशन इन रेजिडेंट I will follow the rule and regulation of resident and I will never involve in any undisciplinary activities in resident कोचिंग क्लासेस और इंस्टीट्यूशन। यदि मुझे रेजिडेंट में प्रवेश मिलता है तो मैं रेजिडेंस के जो भी नियम विनियम हैं उसका पालन करूंगा और किसी भी प्रकार के गैर अनुशासनात्मक गतिविधि या गतिविधियों में कभी शामिल नहीं होऊंगा। तो अगर आप नियम विनियम के अनुसार या रेजिडेंस में रहेंगे तो इस पर आप क्लिक करें। अगला नेक्स्ट है इफ़ आई गेट एडमिशन इन रेजिडेंट आई वॉन्ट बी absent unnecessarily and I know that in case I score less than 90% attendance in resident, my admission in resident can be dismissed। अर्थात आपका यहाँ प्रवेश होने के बाद आपकी उपस्थिति 90% अनिवार्य है। अगर आपकी उपस्थिति 90% से कम होती है तो आपका प्रवेश रद्द किया जा सकता है। अगर विशेष परिस्थिति है तो उसको छोड़ के इसके अलावा आपकी 90% उपस्थिति हॉस्टल में अनिवार्य है। नेक्स्ट है आई वांट लिव रेजिडेंट until my course complete. If I do so, Bodhi Foundation may ask to pay the actual cost spent on me। अर्थात अगर आपका यहाँ प्रवेश होता है जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, मान लो आप आरएस का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और उसके लिए आपका एडमिशन हुआ है, तो जब तक आरएस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तो आप हॉस्टल छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर आप बीच में हॉस्टल छोड़ के जाते हैं तो फाउंडेशन आपसे जो आप पे फाउंडेशन ने खर्च किया है वो वसूल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है आई विल डू माई बेस्ट फॉर टारगेटेड एग्ज़ाम अटेंडिंग माई क्लासेज रेगुलरली, स्टडी विल एंड
will inform resident management about my progress in studies as per demand. In case this proves false, my admission may be cancelled at any time. यानी आप जिस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है या आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप नियमित रूप से कोचिंग संस्थान में जाएंगे, वहाँ उपस्थित होंगे और साप्ताहिक रूप से टेस्ट आप देंगे और उसकी जो रैंकिंग आप हॉस्टल में जमा करवाएंगे, तो उस रैंकिंग में जो आपकी प्रगति होगी या रहने के बाद लगातार, तो अगर आपकी प्रगति ना हो रही है तो ऐसे समय में आपका प्रवेश रद्द किया जा सकता है। हॉस्टल ये उम्मीद करता है कि आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है उसके संबंध में आप अपना सर्वश्रेष्ठ देकर जो आप प्रारंभिक तैयारी में जो आपकी रैंकिंग है उसके बाद लगातार आपकी रैंकिंग में प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, I am needy but an intelligent student dedicated to my study and career goal. If foundation selects me for both the resident hostel or scholarship for my further studies, whenever I will select for the job, I will pay 5% of my earnings back to the education mission of Bodhi Foundation for the studies of needy student to uplift the society through education। अर्थात आपको अगर यहाँ फाउंडेशन में एडमिशन मिलता है और आप लगातार अध्ययन करने के बाद सेलेक्ट होते हैं, तो फाउंडेशन ये उम्मीद करता है कि जिस प्रकार से आपको सुविधाएं हॉस्टल प्रोवाइड करवा रहा है, उसी तरह आप सेलेक्ट होने के बाद आपके जैसे अन्य ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाने के लिए फाउंडेशन के साथ जुड़ेंगे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो पे बैक टू सोसाइटी की जो थ्योरी थी उस पर चलने का प्रयास करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स गिव इन दिस फॉर्म आर करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। इन केस दिस प्रोव्स फॉल्स, माई एडमिशन मे बी कैंसल्ड एट एनी टाइम। इस फॉर्म में दी गई सभी जानकारी और तथ्य मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं। यदि यह जानकारी गलत साबित होती हैं तो मेरा प्रवेश किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। आपने जो भी ऊपर डिटेल, ये जो 8 पेज थे पीछे, वो आपने फिल किए हैं, वो सारे पेज आपने पूरी ईमानदारी से सही भरे होंगे, तो ये आप यहाँ घोषणा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटी चेक, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, आई एम नॉट ए रोबोट। उसके बाद आप सबमिट फॉर्म इस पर क्लिक करें। इसके बाद सबमिट फॉर्म इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट होने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन, आपने जो अभी एप्लीकेशन सबमिट किया है वो उसको एक बार आप रिव्यू कर लें, ये जांच कर लें पूरे ढंग से कि आपने जो भी डिटेल भरी है वो आपने सही भरी है क्या। एक बार पूरा रिव्यू करें पूरी एप्लीकेशन का। उसके बाद अंत में ये कॉर्नर में डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। आपने पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया होगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको संपूर्ण प्रक्रिया और प्रत्येक बिंदु समझ आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आ रही हो तो आप विज्ञप्ति में दिए गए बोधि फाउंडेशन के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और इसके अलावा आपके जानकारी में कोई भी प्रतिभाशाली जरूरतमंद विद्यार्थी हो तो उन तक ये विज्ञप्ति पहुंचाएं ताकि वह भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद।
नमो बुद्धाय, जय भीम।